हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको सारा हिंदी साहित्य करवा दिया है और इसमें हमारा गद्य पाठ रहता है। गद्य पाठ में नाटक, कहानी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, निबंध रहते हैं। ये भी मैं आपको जल्दी से करवा दूंगी। आज की क्लास में करेंगे हम नाटक, जो हिंदी साहित्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी नाटक की आज की क्लास में मैं आपको करवा दूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी नाटक का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से आरंभ होता है? जो हिंदी साहित्य में नाटक है, इसका जो विकास है वो किस लेखक की रचनाओं से आरंभ होता है? तो वो किसकी रचनाओं से होता है? ऑप्शन ए, भारतेंदु की रचनाओं से आरंभ होता है। भारतेंदु से ही हिंदी साहित्य में नाटकों का आरंभ माना जाता है। जो हिंदी साहित्य में नाटक का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारतेंदु से माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सन 1900 से 1950 तक की काल अवधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो किस नाटककार के नाम से जाना जाता है 1900 से लेकर 1950 तक की काल अवधि को? तो 1900 से 1950 तक की काल अवधि को प्रसाद युग के नाम से, नाटककार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें है रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा में किया गया है? जो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो रत्नावली नाटक है वो किसका है? ये भारतेंदु का नाटक है। तो भारतेंदु के जितने भी नाटक हैं आपको सभी को पता होना चाहिए। मौलिक नाटक कौन से हैं, अनुदित नाटक कौन से हैं, ठीक है, सभी का अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि मुझे समय मिला तो मैं भारतेंदु के नाटकों की एक क्लास जरूर लेके आऊंगी जिसमें भारतेंदु के मौलिक और अनुदित नाटक होंगे, ठीक है। भारतेंदु के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे मौलिक नाटक हो चाहे अनुदित नाटक हो, ठीक है। तो रत्नावली किसका नाटक है? तो भारतेंदु का है। इसमें पूछा गया नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया है? तो रत्नावली नाटक है, सीधा सीधा पूछा गया है कि ये किस भाषा में था पहले? तो ये किस में था? ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में था। उसके बाद इसको भारतेंदु ने इसका अनुवाद किया था, ठीक है। और जो रत्नावली नाटक है वो है किसका? हर्ष का है। जो हर्षवर्धन है उसका नाटक है। जो इसका मतलब इसके जो नाटककार हैं वो कौन है? हर्ष है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? ठीक है। तो इनमें से पूछा गया कि भारतेंदु का मूल नाटक कौन सा नहीं है, ठीक है। पाखंड विडंबन भी इसका मूल नाटक है। नील देवी है, सती प्रताप है। तो ये ऑप्शन बी इसका मूल नाटक नहीं है। बूढ़े मुंह मुहासे लोग देख तमाशे किसका नाटक है? राधाचरण गोस्वामी का नाटक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। उसके बाद है अंग्रेजी नाटक। हाँ, उसके बाद अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? ठीक है। जो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक है इसका अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दुर्लभ बंधु, ठीक है। जो दुर्लभ बंधु नाटक, ये मूल नाटक है ना, वो किसका है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का इसका मूल नाम है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इसका मूल नाम है। और ये किस भाषा का? मर्चेंट ऑफ वेनिस किस भाषा का है? ये अंग्रेजी भाषा का नाटक है, ठीक है। इसका अनुवाद किसने किया है? भारतेंदु ने किया है। और किस नाम से किया? दुर्लभ बंधु से किया है। और ये विलियम शेक्सपियर के का लिखा हुआ मूल नाटककार कौन है? इसके विलियम शेक्सपियर है। जैसे यहाँ पर रत्नावली के मूल नाटककार कौन थे? मैंने अभी यहाँ का रत्नावली के मूल नाटककार कौन थे? हर्ष थे, मैंने आपको अभी करवाया था। तो यहाँ पर जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है इसका मूल नाटककार कौन है? विलियम शेक्सपियर है। ये अंग्रेजी भाषा में उसको अनुवाद किसने किया है? तो भारतेंदु ने किया है। और किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु से किया है, ठीक है। तो श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो आपने भारतेंदु के सभी नाटक अच्छे से कर लिए होंगे, नाटक नाटिकाएं, ठीक है, प्रहसन सभी अच्छे से कर लिए होंगे। तो श्री चंद्रिका किस नाटककार की रचना है? तो ये भारतेंदु की रचना है, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं सीधे आपको ऑप्शन के साथ करवाऊंगी क्योंकि एग्जाम का टाइम नियर है। तो यदि मैं एक एक ऑप्शन को करवाने लग गई तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं कम समय में ज्यादा करवाऊंगी आपको ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ठीक है। तो मैं भारतेंदु का आपको फिर से कह रही हूँ कि मैं आपको एक क्लास जरूर करवाऊंगी यदि मुझे समय लगा, तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे भारतेंदु से संबंधित, ठीक है। तो भारतेंदु का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है, ठीक है, जो पौराणिक नाटक है इनका। तो प्रेम जोगनी ये भी इनका नाटक है जो 4 अंकों की नाटिका है, ठीक है। तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये भी भारतेंदु का नाटक है। कारवां इनका नाटक नहीं है। तो आंसर बी, ऑप्शन डी होगा, कारवां, ठीक है। विषय विशोधम नाटक के रचयिता कौन है? तो आप अच्छे से जानते हैं ये किसकी रचना है? ऑप्शन ए, भारतेंदु की रचना है, ठीक है। संस्कृत नाटक प्रबोध
चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? जो संस्कृत का नाटक है, यहाँ से आपको पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, जो प्रभो चंद्रोदय है वो कौन सा नाटक है? वो संस्कृत नाटक है। इसका अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाखंड विडंबन नाम से किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो धोर पंचासी का नाटक का नाम किस नाम से किया है? ऑप्शन ए, विद्या सुंदर नाम से किया है। ठीक है, ये सभी नाटक क्या है? भारतेंदु के नाटक है। विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबन है। ठीक है, ये क्या है? भारतेंदु के अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक और मौलिक नाटक मैं आपको पहले भी बार बार बता चुकी हूँ। मौलिक नाटक वो होते हैं जिसकी रचना लेखक स्वयं करता है, और अनुदित नाटक वो होते हैं जो अलग भाषा और अलग क्षेत्र से लिए गए नाटकों का अनुवाद किया जाता है, चाहे इंग्लिश नाटकों, बांग्ला नाटकों, उनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाता है, उन्हें अनुदित नाटक कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? बहुत ही फेमस नाटक है, ऑप्शन बी, निहुस नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास है। ठीक है, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नाम का ग्रंथ लिखा? जो नाटक नाम का ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो किसका है? तो ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जानकी मंगल, ठीक है, इसका रचना वर्ष भी देख लीजिए, 1868 नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? जानकी मंगल नाट्य कृति के रचयिता कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया था? किस पर किया था? ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें जो भ्रष्ट तंत्र है उस पर प्रहार किया था? तो वो है उनका अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी को भारतेंदु ने केवल एक रात में लिखा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, तप्ता सवर्ण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, इसके जो ये दो नाटक हैं, एक और नाटक है इनका, तो इन सभी नाटकों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नाटक किसके हैं। तप्ता सवर्ण और रणधीर प्रेम मोहिनी, ये लाला श्रीनिवास दास के एक महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, इन सभी को, दोनों नाटकों को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक नाटक और इनका कौन सा है? संयोगिता स्वयंवर। इन तीनों ही नाटकों को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तप्ता संवर्ण और रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर, इन तीनों नाटकों को आपको याद रखना है। ये किसके हैं? लाला श्रीनिवास दास जी के नाटक है। ठीक है, तो इन तीनों को अपने अच्छे से याद रखना है। 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता आपको बताना है कौन है। इसके रचयिता है ऑप्शन बी, बाल कृष्ण भट्ट, इसके क्या है? रचयिता है। और जो भारतेंदु युग है, इसके जो भारतेंदु युग के मंडल के जो कवि हैं, ये सभी भारतेंदु युग के मंडल के कवि हैं। ठीक है, भारतेंदु के युग का जो भारतेंदु युग है उसके जो कवि थे, उनको सब उन कवियों को इकट्ठा करके क्या बोल दिया जाता था? मंडल बोल दिया जाता। तो उस मंडल के कौन कौन से कवि हैं? राधा कृष्ण चरण गोस्वामी है, बाल कृष्ण भट्ट है, उदय शंकर भट्ट है, और भारतेंदु है। ये सभी क्या है? उदय शंकर भट्ट नहीं है, लाला श्रीनिवास दास हैं। तो ये सभी क्या है? भारतेंदु युग के मंडल के कवि हैं। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी का कौन सा नाटक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? ठीक है, ऐसा कौन सा नाटक है राधा चरण गोस्वामी का जो परगमन स्त्री की बुराइयों का उजागर करता है? तो कौन से? बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? आपको एक एक नाटक के नाटककार का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो अमर सिंह राठौर नामक नाटक के जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? राधा चरण गोस्वामी है। ठीक है, कौन है? राधा चरण गोस्वामी है। इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? राधा कृष्ण दास के आपको सभी नाटक पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ से नहीं वाला क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये सभी क्या है? राधा कृष्ण दास के नाटक है। महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप, ये सभी क्या है? इसके राधा कृष्ण दास जी के नाटक हैं। ठीक है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? वो किस वर्ग के नाटककार? लेखक, तो वो प्रहसन लेखक हैं। कौन से लेखक हैं? वो प्रहसन लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है हमें। ठीक है, इनको ध्यान से देखें, इन क्वेश्चन को देखने में एक क्वेश्चन होता है, पर इसके अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अंधेर नगरी हम अच्छे से जानते हैं, एक दिन में भारतेंदु के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो ये किसका है? भारतेंदु का है। एक का होगा ऑप्शन बी। तो उसके बाद हमारा 2 अमर सिंह राठौर, अभी हम करके आए, ये किसका नाटक है ये? तो अभी हमने किया था, ये क्या था? राधा चरण गोस्वामी का था। ठीक है, तो 2 का होगा हमारा डी। ठीक है, 2 का क्या होगा? डी। उसके बाद
दुमदार आदमी, दुमदार किस आदमी किसका नाटक है? ये 3 का होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ये किसका? जीपी श्रीवास्तव का। और दुखिनी बाला अभी हमने लास्ट में किया था, मैंने आपको बताया था वो किसकी रचना है, तो यह राधा कृष्ण दास की रचना है। दुखिनी बाला किसकी है? 4 का क्या आएगा? 4 का हमारा होगा सी, ठीक है, राधा कृष्ण दास की रचना है, ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है? बाल कृष्ण भट्ट का कौन सा? यदि मेरी उपन्यास करवाए हैं शायद, मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बनी है तो मैंने वहां पर आपको एक एक उपन्यास अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट का नाटक पूछा है, कौन सा नहीं है? तो मैंने अभी आपको लाला श्रीनिवास दास के नाटक करने के लिए कहा था, कौन कौन से थे हमने अभी किए थे। तो एक तो तप्ता संस्मरण था, और एक रणधीर प्रेम मोहिनी था, और संयोगिता स्वयंवर था। तो देखो इसमें तप्ता संस्मरण है वो किसका? लाला श्रीनिवास दास का। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर होगा? ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास नाटक नहीं है। इसके बाद भारतेंदु ने के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? जो भारतेंदु काल में प्रहसन लिखे गए थे उनका मूल उद्देश्य बताना है क्या था। तो इनका मूल उद्देश्य क्या था? जो भारत ने प्रहसन लिखे थे, अंग्रेजी सरकार के ऊपर व्यंग करना, उनके शासन के ऊपर व्यंग करना और कुरीतियों का समापन करना, ठीक है। व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना क्या था? इनके प्रहसनों का मूल उद्देश्य था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं, ठीक है। भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का प्रभाव है? ठीक है, जो भारतेंदु युग के नाटक है उनमें पाश्चात्य नाटक है उनमें किस तत्व का प्रभाव है? उनमें क्या है? अंतर्द्वंद का भी प्रभाव है, चरित्र चित्रण का भी प्रभाव है, कार्य का भी प्रभाव और उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? आंसर होगा उपयुक्त सभी का प्रभाव देखने को मिलता है भारतेंदु के नाटकों में। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का नाटक है? ठीक है, तो ये कौन सा नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो ये क्या है? दुखांत नाटक है, ठीक है। ये कौन सा नाटक है? रणधीर प्रेम मोहिनी एक हिंदी साहित्य का क्या है? दुखांत नाटक माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। ये भी पूछ लिया जाए कि रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का कौन सा नाटक का पहला दुखांत नाटक है, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा, ठीक है, जो मौलिक नाटक भी लिखे हैं और अनुदित नाटक भी लिखे हैं। और आपको मौलिक नाटकों के बारे में भी पता होना चाहिए, उनकी सूची के बारे में पता होना चाहिए, और जो अनुदित नाटक है इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो नाटकों के द्वारा लोकप्रिय बना, पारसी रंगमंच का विरोध किया, प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन किस आलोचक का है भारतेंदु के लिए? तो ऑप्शन सी रामविलास शर्मा का है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल मत कर देना, ये किसका कथन है? ऑप्शन सी रामविलास शर्मा का है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? तो यह किस नाटक का है? ऑप्शन डी अजात शत्रु का है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। प्रसाद जी ने, अब यहाँ पर आगे जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा जयशंकर प्रसाद से संबंधित होंगे। और मैं आपको जो कमायनी वाला मैंने आपको एक क्लास करवाई थी जिसमें मैंने आपको कमायनी के सर्ग सभी ट्रिक के साथ याद करवाए थे, जयशंकर प्रसाद के नाटकों के ट्रिक के द्वारा अच्छे से करवाया था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यदि आपने वो क्लास देखी होगी तो यहाँ से वो नाटक आप अच्छे से कर पाओगे। प्रसाद जी ने इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? वो किस वर्ग, जो प्रसाद है वो किस वर्ग के नाटककार में? ऐतिहासिक, इनके जो नाटक है सभी ऐतिहासिक नाटक हैं, ठीक है। इतिहास के ऊपर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी हो गया, चाहे स्कंदगुप्त हो गया, अजात शत्रु हो गया, विशाख हो गया, ठीक है, कामना हो गया, ठीक है, कुरनाल्य हो गया, सभी क्या है? ऐतिहासिक नाटक हैं, ठीक है। और सभी के बारे में आपको पता भी, विषय में ये अच्छे से इनके सभी नाटक के बारे में और उनके विषय के बारे में आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? यदि वो क्लास देखी होगी तो आप 1 मिनट में देखते इस क्वेश्चन को कर लोगे। स्कंदगुप्त इसका प्रसाद का नाटक, आजाद शत्रु जन्मजय का नाग भी है, हर्षवर्धन क्या है? इनका नाटक नहीं है। उसके बाद विवाह मुक्ति व पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ठीक है, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी में किया है। ध्रुव स्वामिनी का वर्ष क्या है? 1933 इसका वर्ष काल है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाकर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सभी नाटकों को अच्छे से करवाया हुआ है। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी, इन्होंने अपने नाटकों का
प्रसादांत बनाया, ये भी ऑप्शन सही है। उन्होंने अपने नाटकों को पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का भी समन्वय किया। इनके नाटक जो प्रसाद के नाटक हैं, इन दोनों में दोनों संस्कृतियों का क्या मिलता है, समन्वय मिलता है। तो इनके नाटकों में गीत नहीं है, तो इनके नाटकों में क्या है, गीत है, चाहे स्कंदगुप्त हो चंद्रगुप्त हो, इनमें हमें गीत देखने को मिलते हैं। तो यही ऑप्शन होगा, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इनके गीत नहीं है, इनके नाटकों में गीत है, तो यही कथन क्या है, असत्य है, और यही हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा। उसके बाद इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल को भोगता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया में पाठक के मन में छूट जाती है? इनमें से कौन सा नाटककार है जो अंतिम फल भोगता नहीं बनता, जो लास्ट में फल भोगता है ना, वो नहीं बन पाता? तो वो कौन नाटककार है, वो है प्रसाद के नाटक। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अंतर्द्वंद। ठीक है, अब देख लीजिए किसके नाटकों में हमें अंतर्द्वंद, संघर्ष और व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्वों का नाटककार में नाट्य की रचनाओं में मिलते हैं? तो किसकी रचनाओं में मिलते हैं, प्रसाद के नाटकों में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेरे जीवन के देवता और उस जीवन के प्राय सम्मा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह किस नाटक का है, ऑप्शन ए स्कंदगुप्त का है। ठीक है, उसके बाद है अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है और किस पात्र का है? तो ये है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त का है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सराहनीय है, सारहीन है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है नेट वगैरह में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये किस नाटक का है, स्कंदगुप्त का है। ठीक है, अरुणमय यह मधुमेह देश हमारा नाटक नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का है, अरुणा यह मधुमेह देश हमारा। तो किस नाटक का गीत है, चंद्रगुप्त नाटक का है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रसाद जी के किस नाटक के कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? ठीक है, जो प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है, कि रंग मतलब स्टेज के ऊपर उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा नाटक है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण प्रसाद के नाटक अभिनय नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो वो उत्तर देख लेते हैं कौन कौन से कारण। इसमें पात्रों की संख्या अधिक के कारण रंगमंच के ऊपर इनको प्रस्तुत नहीं कर सकते। भाषा में क्या है, संस्कृत निष्ठ व संवाद बड़े बड़े हैं। प्रसाद के नाटक हैं जो थोड़ी में कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा, और उसके जो नाटक उनके संवाद के हैं थोड़े बड़े हैं। दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते। ठीक है, दृश्यों की संख्या होने के कारण वो रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? जो प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक है, इनमें से कौन सा पात्र नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा। तो जो मुदगल है वो इसके नाटक का पात्र नहीं है। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? ठीक है, जो पृथ्वी सेन, ऑप्शन डी, वो ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र नहीं है। प्रसाद जी ने कौन सा नाटक अभिनय की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल हुआ? प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसका अभिनय किया और वो सबसे ज्यादा सफल हुआ है? ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो इसका सबसे सफल नाटक रंगमंच के ऊपर माना जाता है। प्रसाद की एकांकी का नाम बताइए। जो प्रसाद की प्रसिद्ध एकांकी है उसका नाम बताइए, क्या है? एक घूंट। ठीक है, तो इसकी एकांकी का नाम एकांकी है। ठीक है, तो प्रसाद द्वारा रचित नीति नाट्य कौन सा है? जो गीति नाट्य है वो कौन सा है? इसका कर्णाल्य क्या है? एक गीति नाट्य है। ठीक है, ठीक है, प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा हो गया? कर्णाल्य हो गया, और ये हिंदी साहित्य का पहला गीति नाट्य माना जाता है। ठीक है, कर्णाल्य क्या है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। यदि आपसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य पूछ लिया जाए तो गीति नाट्य कौन सा है हिंदी का प्रथम? ठीक है, तो आप किसको करोगे प्रथम? यदि प्रथम से पूछ लिया जाए तो प्रथम हमारा कौन सा है? वो क्या है? कर्णाल्य ही होगा, और ये किसका है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। गीति नाट्य लेखक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को गीति नाट्य लेखक का प्रवर्तक माना जाता है। इनमें से कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? ठीक है, प्रसाद युग का नाटककार इनमें से कौन सा नहीं है? वो है ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर के हैं प्रसाद युग के नाटककार नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? जो हरिकृष्ण प्रेमी है वो प्रसाद युग के नाटककार हैं, ऑप्शन बी। और हरिकृष्ण प्रेमी की जितनी भी नाटक हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो गुरुध्वज और वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। गरुड़ध्वज और वत्सराज आपको अच्छे से याद रखनी है, दोनों रचनाएं किसकी? लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं। और एक आपको क्वेश्चन के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है, एक हिंदी साहित्य में लक्ष्मी नारायण क्या है? एक लक्ष्मी नारायण मिश्र है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत गलत होता है बार बार। एक मिश्र है जो यहाँ पर दिया गया है, और एक सेम टू सेम यही नाम से लक्ष्मी नारायण लाल है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण क्या है? लाल है। ठीक है,
सिर्फ इनमें लाल और मिस्र का फर्क है, ठीक है। दोनों की रचनाएं देकर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मी नारायण लाल की कौन सी रचनाएं हैं और लक्ष्मी नारायण मिस्र की कौन सी रचनाएं हैं। अब मिस्र और नारायण का डिफरेंस करके ही आपने रचनाएं अच्छे से याद करनी है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे वो है मादा कैक्टस है, योर्स फेथफुली है, ये सभी रचनाएं क्या है, लक्ष्मी नारायण लाल की हैं। और जो लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं वो सन्यासी हो गया, ठीक है। और होली हो गया, रक्त की होली हो गया, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं हैं, ठीक है। तो आगे हम इनको अच्छे से करेंगे। इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है, ठीक है। सिंदूर की होली किसका है, अभी मैंने आपको बताया लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। रक्षाबंधन किसका नाटक है, सॉरी इनमें से नहीं है पूछा है तो यही होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है ये, ठीक है। प्रतिशोध, अब याद कर लीजिए, प्रतिशोध किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। रक्षाबंधन किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का है। आन का मान किसकी रचना नाटक है, तो हरिकृष्ण प्रेमी का है, ठीक है। तो आप ऐसे अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। इनमें से कौन सा नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया था, ऐसे कौन से नाटककार हैं, तो वो कौन से नाटककार हैं हिंदी साहित्य में, वो है ऑप्शन बी, हरिकृष्ण प्रेमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद रानी करमवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है, तो किस नाटक में बनाती है, ऑप्शन डी, रक्षाबंधन में बनाती है, ठीक है। तो रक्षाबंधन किसका नाटक, आपको ये भी पता अच्छे से होना चाहिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन व रोलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया, जो गांधी जी ने रोलेट एक्ट किया था 1919 में, और ठीक है, और असहयोग आंदोलन किया था, तो किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सन्यासी जो नाटक है वो इसी की विषय, असहयोग आंदोलन और रोलेट एक्ट की क्या है, विषय वस्तु का वर्णन करती हैं, ठीक है। तो विधवा विवाह व नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिस्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है, ठीक है। विधवा विवाह बताया, विधवा विवाह के बारे में जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है ना, वो समस्यात्मक नाटकों के प्रवर्तक हैं। जो समस्यात्मक नाटक होते हैं, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए समस्यात्मक नाटक हैं, ठीक है, उनके प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है, ठीक है। तो विधवा विवाह और नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है, तो मैंने आपको इसके नाटक बताए थे कौन कौन से हैं, ठीक है। राजयोग इसका नाटक है, सन्यासी इसका नाटक, आधी रात इसका नाटक है, सिंदूर की होली इसका नाटक है। पर इसके अंदर पूछा क्या है, विधवा विवाह और नारी उद्धार जैसे विषयों को तो किस नाटक में बताया गया है, सिंदूर की होली में बताया गया है, ठीक है। और विधवा जैसे सिंदूर की होली नाम से ही आपको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सिंदूर कौन लगाती हैं, तो जैसे औरतें लगाती हैं, और विधवा विवाह, विधवा का विवाह होगा तो सिंदूर से कुछ कोरिलेशन वही बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कोरिलेट करके इसको अच्छे से याद कर लेना। छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड व नेताओं का स्वार्थ परता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है, तो ऑप्शन सी, सेठ गोविंद दास ने इसकी विषय वस्तु बनाया है, ठीक है। शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य और शेरशाह नाटकों के इनमें से कौन, इनमें रचना इनमें से किसने की है, तो किसने की है, ऑप्शन ए, सेठ गोविंद दास ने की है। ये सारे क्या है, सेठ गोविंद दास के नाटक है, इनको आप अच्छे से देख लेना। हर्ष हो गया, कर्तव्य हो गया, शेरशाह हो गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में से सभी के नाटकों को भी अच्छे से देख लिया करो, आपके इससे क्या है, डिक्शनरी इंक्रीज होगी, जिससे आपको नाटक याद रहेंगे। आपसे शशि गुप्त नाटक पूछ लिया तो आपको याद हो गया, सेठ गोविंद दास का है। हर्ष नाटक पूछ लिया, सेठ गोविंद दास का है। कर्तव्य पूछ लिया, सेठ गोविंद दास का है। शेरशाह पूछ लिया, किसका नाटक है, तो सेठ गोविंद दास का नाटक है, ठीक है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए इनके विकल्प के बारे में चयन कीजिए। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प के साथ चयन कीजिए, ठीक है। तो देखने में आपको 4 लगेंगे, आपको एक क्वेश्चन लगेगा, पर इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। जो वत्स राज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अच्छे से याद कर लीजिए किसका नाटक है ये, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ए ऑप्शन का होगा, एक का होगा सी। उसके बाद आन का मान भी मैंने आपको अच्छे से बताया था किसका है, तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। 2 का होगा हमारा ए। उसके बाद है हमारा 3, त्याग और ग्रहण, ये किसकी रचना है, ये सेठ गोविंद दास का है, ठीक है। 3 का होगा हमारा डी। और उसके बाद है हमारा 4, अंगूर की बेटी, बहुत ही फेमस है, स्टार लगा लो, ये तो आपने पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अंगूर की बेटी किसका है, गोविंद वल्लभ पंत का है। 4 का होगा बी, ये हमारे इसके आंसर होंगे, ठीक है। अंगूर की बेटी आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पार्टियां गूंजती हैं, ठीक है, पार्टियां गूंजती हैं, ये किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, ये है ऑप्शन डी, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। ऑप्शन डी किसके, शिव प्रसाद सिंह की रचना है।
पेपर वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपने अच्छे से याद करना आ सकता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये सम्मिलित करके भी पूछ लिया जाता है। तो पेपर वेट किसकी रचना है? ऑप्शन ए रमेश बख्शी की रचना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी मैंने आपको बार बार करवा चुकी हूँ, तो बकरी नाटक किसका है? तो बकरी नाटक किसका, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, ठीक है। इनमें से कौन ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? तो इनमें से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? ऑप्शन सी नेफा की एक शाम किसकी रचना है? ज्ञानदेव का नाटक है। अब गरीबी हटाओ किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाटक है, ठीक है। अंधेर नगरी नाटक है, इसकी रचना कब हुई थी? आपको अच्छे से याद रखना है। तो 1881 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतेंदु जी की किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? मैंने आपको अच्छे से पहले बता दिया, तो ऑप्शन सी अंधेर नगरी की रचना एक रात में की थी। चंद्रगुप्त नाटक की रचना काल क्या है? आपको हिंदी से जो भी जयशंकर प्रसाद के जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी नाटक हैं, सब की रचना वर्ष आपको याद होना चाहिए। और मैंने रचना वर्ष को भी ट्रिक के साथ याद करवाया हुआ है। जो वीडियो है कामयानी और जयशंकर प्रसाद की, आपको एक वीडियो मिलेगी हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में, मैंने वहां पर ट्रिक के साथ को आपको करवाया। आप उसको करने के बाद अब कभी भी जयशंकर प्रसाद के नाटक को आपका ना तो आपका वर्ष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत होगा, और ना ही आपका मतलब जो सीक्वेंस पूछ लेंगे उससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पर समय ज्यादा लग जाएगा। तो चंद्रगुप्त नाटक है, इसका जो वर्ष है, वर्ष काल क्या है वो आपको याद रखना है, वो कितना है? ऑप्शन बी होगा इसका 1931 क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का वर्ष काल है, ठीक है। कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? विजया क्या है? वो चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया है? ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें देश की राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया है? तो वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। ऐसा नाटक है जिसमें राष्ट्र की, हमारे देश भारत की एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया है, ठीक है। युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है, अंधेपन की विजय होती है, या कथन किस नाटक के संदर्भ में स्टिक है? तो ये किसके संदर्भ में स्टिक है? ऑप्शन डी अंधा युग नाटक के संदर्भ में स्टिक है। और अंधा युग बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक, और ये किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का नाटक है, ठीक है। कौन सा पात्र अंधा युग का पात्र नहीं है? तो जो भीष्म पितामह है वो क्या है? अंधा युग नाटक का पात्र नहीं है, ठीक है। तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग की किसकी याद दिलाता है? तो जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का याद दिलाता है, ठीक है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो अंधा युग है वो नाटक है, इसमें कितने अंक हैं? तो ऑप्शन ए इसमें क्या है? 5 नाटक हैं, ठीक है। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयोगी होता है? इनमें से जो प्रसाद के नाटक है, जयशंकर प्रसाद के, जो रंगमंच की दृष्टि से सबसे उपयोगी कौन सा था? तो ये क्या इनमें कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा अंधा युग, ठीक है। नाटक जयशंकर प्रसाद के नहीं पूछे, यहाँ पर कौन सा नाटक पूछा है इन्होंने, कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से सबसे उपयुक्त हुआ है? तो वो कौन सा है? अंधा युग हुआ है, ठीक है। तो रंगमंच की दृष्टि से सबसे उपयुक्त हुआ है। तो महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हम अच्छे से जानते हैं? मोहन राकेश का आधे अधूरे के पात्र हैं, ठीक है। जो मोहन राकेश है, ठीक है, जो मोहन राकेश है हिंदी साहित्य का, तो इसके हर एक नाटक को, ठीक है, मोहन राकेश है, ठीक है। तो इसको आपके जितने भी नाटक हैं, ठीक है, आधे अधूरे हो गया, आषाढ़ का एक दिन हो गया, लहरों के राजहंस हो गया, ठीक है, और सिपाही हो गया, अंडे के छिलके हो गया, तो ये सभी आपकी रचनाएं, इसकी एक अंक की आपको एक एक को याद रखना है। आप मोहन राकेश की एक भी रचना को छोड़कर नहीं चलोगे, ठीक है। आधे अधूरे ये आ गया, आधे अधूरे मोहन राकेश जो राकेश का नाटक है, इसका वर्ष क्या है? तो 1969 इसका वर्ष काल है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन सीक्वेंस में आएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ। नाटक जारी है रचना किस विधा की रचना है? इसका नाम नाटक जारी है, पर यह है क्या? ऑप्शन सी कविता है, ठीक है। ये क्या है? ये कविता है। उसके बाद अब मुझे चांद चाहिए, ठीक है, ये क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है, मुझे चांद चाहिए, ठीक है। और आप इसके लेखक को जरूर बताना, यदि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो मुझे चांद चाहिए, इसके लेखक का नाम मुझे जरूर बताएं, ठीक है। अंडे के छिलके ये आ गया, किसकी ये एकांकी का संकलन है? मैंने अभी आपको बताया था, तो ऑप्शन बी मोहन राकेश की एकांकी का संकलन है। दीपदान और बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं? ठीक है, तो अंडे के छिलके पूछ ले, बादल की मृत्यु पूछ ले, दीपदान पूछ ले, किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा की एकांकी है, ठीक है। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो किसकी रचना है? ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर की रचना एकांकी है। प्रकाश और परछाई, ठीक है, विष्णु
प्रभाकर। प्रकाश और परछाई किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना। इनमें से किस चिरजीत किस विधा से जुड़े हुई कृतिकार है? इनमें से कौन जो चिरजीत है किस विधा से जुड़े हुए हैं? वो क्या है? ऑप्शन सी एकांकी से जुड़े हुए रचनाकार हैं। चतुर्भुज महास्य किस विधा की रचना है? ठीक है, जो चतुर्भुज महास्य है वो किस विधा की रचना है? वो है ऑप्शन बी एकांकी है। ठीक है, मुझे जीर्णोदय के रचयिता का नाम बताइए। तो ठीक है, तो मुझे जीर्णोदय इस रचयिता के नाम कौन है? ऑप्शन डी कौन है? रेवती शरण शर्मा इसकी रचना के रचयिता के नाम है। ठीक है, इनमें से कौन सी एकांकी सत्येंद्र शर्त की है? सत्येंद्र शर्त की एकांकी इनमें से कौन सी है? तो वह ऑप्शन बी सोहदा। ठीक है, तो सोहदा किसकी है? सत्येंद्र शर्त की एकांकी है। लक्ष्मी का स्वागत, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप स्टार लगा लो, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। लक्ष्मी का स्वागत किसकी एकांकी है? उपेंद्र नाथ असक की है। ठीक है, उपेंद्र असक किसका स्वागत करता है? लक्ष्मी का स्वागत करता है। इससे कोरिलेट करके आप कर लेना। ठीक है, कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? जो कबूतर खाना है वो ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। इसके आपको सभी नाटक भी पता होना चाहिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर के। ठीक है, शारदिया हो गया, पहला राजा हो गया, ठीक है, ये सभी कोणार्क मंदिर हो गए, सभी क्या है? जगदीश चंद्र गुप्त के महत्वपूर्ण नाटक हैं। ठीक है, प्रकाश चंद्र गुप्त की कौन सी रचना है? प्रकाश चंद्र गुप्त की कौन सी रचना है इनमें से? तो इनमें प्रकाश चंद्र गुप्त की कौन सी रचना है? विजय किसकी? ये क्या है? प्रकाश चंद्र की रचना है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एक एकांकीकार की रचना है? तो ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर की रचना है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर किसकी एकांकी है? विष्णु प्रभाकर की है। कौन सी कृति उपेंद्र नाथ असक की नहीं है? इसमें से पूछा है कि जो उपेंद्र नाथ असक हैं इनकी कृति कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी क्रांतिकारी इनकी रचना नहीं है। चरवाहे उपेंद्र नाथ असक की है। साहब को जुकाम पक्का गाना, तो ये सभी क्या है? उपेंद्र नाथ असक की एकांकी हैं। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृति इनमें से कौन सी कृति है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति पूछी गई है, इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी है? ऑप्शन सी कौमुदी महोत्सव क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? अंडे के छिलके में आपको करवा चुकी हूँ, ये भी इनकी है। सिपाही की माँ भी इनकी है। तो और इनकी दूसरी रचना कौन सी है? कर्फ्यू भी इनकी रचना है। तो चतुर्पस्थ इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी होगा। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होने से किस में बाधा पड़ती है? ठीक है, यदि नाटक के अंदर जो पात्र होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा? ऑप्शन ए अभिनेता व रंगमंचयिता में बाधा पड़ती है। ठीक है, अभिनेता और रंगमंच में बाधा पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, भरत मुनि ने किस प्रकार के नाटक मंडप का विधान किया है? तो कितने प्रकार के नाटक मंडप का विधान किया है? ऑप्शन ए 3 प्रकार के नाटक मंडप का विधान किया हुआ है। उसके बाद नाटक में अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसको नाम क्या कहते हैं? ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अगले भाग पर पूछा है तो क्या कहेंगे? रंग शीर्ष कहेंगे, ऑप्शन बी। यदि पिछले भाग पर पूछते तो उसको क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते। ठीक है, फिर नेपथ्य होता तो अगले पूछा है तो रंग शीर्ष इसका राइट आंसर होगा। सूचना कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जो सूचक कथानक को उसको प्रस्तुत करने वाले जो अर्थोपेक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए? ऑप्शन बी 5 होनी चाहिए। 1969 में मोहन राकेश की कौन सी कृति प्रकाशित हुई थी? अभी अभी मैंने आपको करवाया तो कौन सी हुई थी? आधे अधूरे हुई थी, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस गीति नाट्य का अंश है? जो अर्ध अश्वत्थामा की मृत्यु हो जाती है और उसका अर्ध सत्य है किस गीत नाटक का अंश है? ठीक है, इनमें से वो पूछा गया तो कौन से नाटक का अंश है? ऑप्शन बी अंधा युग के अंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, बिनो दीवारों का घर किसका है? मन्नू भंडारी का, ऑप्शन सी। मैंने किया भी ऐसे हुआ है, जो मन्नू भंडारी है हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है, इसके पास क्या है? बिना दीवारों के घर में रहती है, इसका क्या है? महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, ये सिर्फ करने की ट्रिक है। ठीक है, जिससे हमें याद हो जाए। इनमें से कौन सा नाटक मुद्राक्ष का नहीं है? मुद्राक्ष के आपको सभी नाटक याद करने हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है मैं आपको सभी को बताऊंगी। ठीक है, तो योर्स फेथफुली इनका नाटक है, मरजीवा इनका नाटक है, तिलचट्टा इनका नाटक है, पर रस गंधर्व इनका नाटक नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा 119 का
इसका ऑप्शन का आंसर होगा। ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? ठीक है, तो उसका विषय पता होगा तभी आप इसकी समस्या के बारे में बता पाओगे। ऑप्शन बी, पूंजीवादी व्यवस्था व भ्रष्टाचार के दुरुपयोग के बारे में बताया गया मिस्टर अभिमन्यु में। ठीक है, विषम साहनी का नाट्य कृति कौन सी है? जो विषम साहनी है इनकी नाट्य कृति कौन सी है? तो बहुत ही फेमस कृति है, कबीरा खड़ा बाजार में इनकी क्या है, बहुत ही फेमस नाट्य कृति है। रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता है। जो भी रचनाकार अपने परिवेश से उखड़कर शून्य हो जाता था, इस तथ्य को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है? तो किस नाटक में दिखाया गया? साढ़ का एक दिन नाटक में दिखाया गया है। ठीक है, तो लहरों के राजहंस में इनका नाटक, आधे अधूरे बिन का नाटक है, पर ये जो कथन दिया गया है वो किससे दिया गया? आषाढ़ के एक दिन से दिया गया है। भारतेंदु के किस नाटककार को प्रहसन लिखने की कुशलता प्राप्त थी? जो भारतेंदु युग के किस नाटककार को जो प्रहसन लिखने में बहुत ज्यादा कुशल थे वो कौन थे? वो थे ऑप्शन सी, राधाचरण गोस्वामी थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में कहीं नहीं था, यह कथन किस आलोचक का था? ठीक है, जो प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में कहीं नहीं था, तो इसका आलोचक कौन था? तो इसके आलोचक थे ऑप्शन बी, गोपाल राय थे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या था? गोपाल राय थे। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता में से कौन है? मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो श्री लाल श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, यदि इनको उपन्यास पूछ लिया जाए तो परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है, वो किसका? श्री लाल श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। यदि नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी क्या है? हिंदी साहित्य का पहला दुखांत नाटक माना गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। और कौन सी रचना थी इनकी? तप्ता संस्मरण थी, और एक कौन सी थी? संगीता स्वयंवर थी। ठीक है, सभी रचनाएं आपने इसकी याद करनी है। भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा था? तो इसके रचना वर्ष के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन सी 1968 में लिखा गया था विद्या सुंदर नाटक। ठीक है, और 1881 में कौन सा लिखा गया था? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, 1881 में। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से किसने अनुवाद किया था? तो अभी मैंने आपको अच्छे से समझा था, दुर्लभ बंधु नाम से मर्चेंट ऑफ वेनिस का किसने किया था? तो ये किसका नाटक था? विलियम शेक्सपियर का था। और किस भाषा में था? अंग्रेजी में। तो किसने किया था? ऑप्शन सी, भारतेंदु ने किया था। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि अच्छी लगी या ना लगी और क्या गलतियां थी, मैं नेक्स्ट जरूर इंप्रूवमेंट करूंगी। ठीक है, तो प्लीज़, यदि बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, यदि आप देख रही हैं, आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें क्लास को। और लाइक से कुछ नहीं मिलता, लाइक से ये है कि यदि आज 300 स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो ये 600 700 800 यूट्यूब पे थोड़ी पुश हो जाती है, इसलिए मैं लाइक करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं एक क्लास को बनाने में। ठीक है, तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ आपको तो एक क्लिक करना है, मुझे तो 5-5 6-6 घंटे लग जाते हैं क्लास बनाने में। ठीक है, तो यदि मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। तो मैंने आपको समझा दिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का है, किस भाषा में? अंग्रेजी में। दुर्लभ बंधु से किसने लिखा था? भारतेंदु ने लिखा था। ठीक है, तो आपसे कैसे भी घुमाकर पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा था? तो पहला मौलिक नाटक कौन सा था? विजय विवोल्वा इनका क्या था? पहला मौलिक नाटक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? जो अंधेर नगरी क्या है? वो क्या है? एक प्रहसन है। ठीक है, और यदि मैं भारतेंदु के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको वहां पर प्रहसन, बाण ये क्या होते हैं, गीति नाट्य क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, और ये उम्मीद करते हैं आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। भारतेंदु द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, उसका रचना वर्ष क्या है? उसका रचना वर्ष है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, तो 1885 है। 1881 मैंने आपसे पूछा, जरूर बताएं किसका है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से कमेंट करके बता दें। और ये क्वेश्चन आप पहले आ भी चुका है। ठीक है, हम कर चुके हैं। परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, संशयहीनता के विघटन के भाव लिए जी रहे हैं, यह कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है? तो किस पर होता है? ऑप्शन बी, आधे अधूरे के ऊपर होता है। परिवार में अविश्वास है, संशय है, हीनता है। ठीक है, तो ये सब एक परिवार की कहानी है, तो ये किस में मिलेगी? आधे अधूरे में मिलेगी। इसके पात्र के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ। शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरी भाषा के स्वर में सुनी जाएगी, यह कथन किस नाटककार के संदर्भ में है? तो ये किसके में है? ऑप्शन सी, 8वां सर्ग। और इसके राइट लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। ठीक है, कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। ठीक है, तो सुरेंद्र वर्मा की सभी रचनाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनमें से किस नाटक में देश प्रेम व राष्ट्रीयता का स्वर मुखारित हुआ है? तो ये हम अच्छे से कर चुके हैं, तो इस किस में हुआ? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त में हुआ है। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में शीलता व अश्लीलता का प्रभाव किस नाटक में उठाया गया है। साहित्य में शीलता और अश्लीलता का प्रभाव किस नाटक में उठाया गया है, तो उस नाटक का नाम है आठवां सर्ग, ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो किस नाट्य कृति की रचना भारतेंदु ने एक रात में की थी, मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, ऑप्शन सी अंधेर नगरी की थी। व्यक्ति को बाह्य संघर्ष ही नहीं आंतरिक संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, किस रचना के संदर्भ में स्टिक बैठता है, तो किस रचना के संदर्भ में स्टिक बैठता है, तो ऑप्शन डी अंधा युग के संघर्ष में टिक बैठता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सी एकांकी गणेश प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एकांकी के बारे में पूछा गया तो कि गणेश प्रसाद द्विवेदी की कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी नानक की नमाज इसकी रचना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सेठ गोविंददास किस काल के नाटककार हैं, जो सेठ गोविंददास है वो किस काल के नाटककार हैं, ऑप्शन सी प्रसाद युग के नाटककार हैं। ठीक है, तो आपको हर एक मंडल के कवियों के बारे में पता होना चाहिए। भारतेंदु युग के हैं, राधा कृष्ण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है, श्री लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, और भी जो रचनाकार हैं इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही भारतेंदु युग के रचनाकारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गरुड़ध्वज इनमें से किस नाटककार की कृति है, गरुड़ध्वज हो गया, ठीक है, वत्सराज हो गया, ठीक है, ये हमने अभी लास्ट की थी, तो ये किसकी रचनाएं थी, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की थी। ठीक है, तो किसकी रचनाएं थी, तो ये रचना थी लक्ष्मी नारायण वर्मा की। ठीक है, तो ये वर्मा नहीं है, यहाँ पर मिश्र आना चाहिए, किसकी रचना थी, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना थी। ठीक है, जय आदित्य नाटक की कथा का संबंध किस काल से है, तो किस काल से जय आदित्य का, ऑप्शन सी हर्षवर्धन काल से रचना का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है, मैंने जब आपको अच्छे से पढ़ाया था कामयानी और प्रसाद जी के बारे में, तो वहाँ पर बता दिया ध्रुव स्वामिनी क्या है इसका अंतिम नाटक था। ठीक है, और वर्षकाल भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया, 1933 इसका क्या है वर्षकाल है। कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक सबसे पहले आएगा, यदि वो आपने मेरी क्लास देखी होगी तो वहाँ पर आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी अजात शत्रु आएगा। ठीक है, जो अजात शत्रु है इसका वर्षकाल क्या है, 1922 है, और जो स्कंदगुप्त है इसका वर्षकाल क्या है, 1926 है। ध्रुव स्वामिनी क्या क्या है, 1933 है, और जनमेजय का नाग है जो 1927 है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है इनका सभी का वर्षकाल याद होगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अजात शत्रु जो जनमेजय का नाग ही है ना, उसका जो वर्षकाल 1927 नहीं है, इसका जनमेजय का नाग आ गया, इसका वर्षकाल क्या है 1926 है, कामना का है 1927, और अजात शत्रु का मैंने आपको बताया था 1922, हाँ इसका 1922 है, और स्कंदगुप्त का क्या है, स्कंदगुप्त का 1928 है। ठीक है, स्कंदगुप्त का क्या है 1928 है, और अब ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी का क्या है 1933 है। ठीक है, तो अब यदि अब वर्षकाल के अकॉर्डिंग अब कौन सा पहले आएगा, तो देख लीजिए 1922 अजात शत्रु पहले आएगा, और ये मैं ट्रिक के साथ आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। अजात शत्रु का वर्षकाल क्या है, अभी अभी हमने किया है 1922 है। ठीक है, तो उसके बाद प्रसाद जी का कौन सा नाटक रंगमंचयता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, ये हम कर चुके हैं, इसमें समय नहीं लगाएंगे, ऑप्शन डी कर चुके हैं, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, कोमा प्रसाद जी का किस नाटक का पात्र है, तो किस नाटक का पात्र है, तो इसका होगा ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी का पात्र है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में युवकों को कूदने के लिए प्रेरित करने हेतु बलिदान की भावना से भरे हुए पात्र किस नाटककार ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किए हैं, किस नाटककार ने की हैं, जयशंकर प्रसाद ने की हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया, तो किसने किया, ऑप्शन बी भारतेंदु ने किया था, नाटकों के माध्यम से हिंदी को क्या बनाया था, लोकप्रिय बनाया था, और पारसी रंगमंच का क्या किया था, विरोध किया था। चार विचारे किस नाटककार की कृति हैं, तो किस नाटककार की कृति हैं, तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी पांडे बेचैन शर्मा उग्र की नाटककार की कृति है। ठीक है, उसके बाद कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है, ठीक है, जो हरिकृष्ण प्रेमी है इसकी कौन सी कृति पूछा गया, सिंदूर की होली किसकी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। ठीक है, तो ये इसकी रचना नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि आपसे हरिकृष्ण प्रेमी की फिर से मैं कहती हूँ आप रचनाएं याद कर लो। प्रतिशोध किसने लिया, हरिकृष्ण ने लिया। रक्षाबंधन किसने मनाया, हरिकृष्ण ने मनाया, और रक्षाबंधन नाटक का विषय भी आ गया है, तो किसके ऊपर था ये भी हम कर चुके हैं। विषपान किसका है, हरिकृष्ण विषपान किसकी रचना है, तो ये भी किसका है, हरिकृष्ण प्रेमी का
रचना है। ठीक है, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है? नारी समस्या को किस नाटककार ने दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। समस्यात्मक नाटकों के बारे में बताया था ना, उसके नाटक भी मैंने आपको अच्छे से करवाए थे। और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन में है, तो इन दोनों के नाटकों को आपने अच्छे से करना है, चाहे आप चंडीगढ़ दीजिए, केवीएस दीजिए, GSSS भी दीजिए। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं या तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक देते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के देते हैं। और देखो सबकी माइंड ऐसे ही होता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र और लाल में हम एट ए टाइम पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है और कौन सा लक्ष्मी नारायण प्रसाद का है। टाइम लगा तो मैं इसके ऊपर एक क्लास जरूर लेके आऊँगी, एक वीडियो जरूर बनाऊँगी, दोनों के इनके डिफरेंस को अच्छे से समझाऊंगी। इनके इसके जो नाटक है और उसके जो नाटक अलग अलग हैं इनको मैं अच्छे से करवाऊंगी, क्योंकि मैं इनमें कंफ्यूज होती थी। फिर मैंने आपको इनको अच्छे से कर लिया, उसके बाद मेरी मेहनत जरूर लगी, बट पूरी लाइफ टाइम की कंफ्यूजन ही दूर हो गई। ठीक है, रंगमंच के पीछे के भाग को क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, नेपथ्य कहते हैं। और जो शीर्ष आगे के भाग को क्या कहते हैं? रंग शीर्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इन नाटकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि नाटकों का थोड़ा थोड़ा वर्षकाल भी याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कहीं पर नाटक का आरोही और अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो अंधेर नगरी, यहाँ पर चंद्रगुप्त है, मैंने अभी आपको बताया था इसका वर्षकाल क्या था। तो चंद्रगुप्त का वर्षकाल क्या था? 1931 था। ठीक है, तो अंधेर नगरी का क्या है? इसका तो चंद्रगुप्त का 1931 है, और अंधेर नगरी का क्या है? 1881 है। तो पहले कौन सा आएगा? इस आधार पे हम पहले ऑप्शन को यहीं पर कट कर देंगे। ठीक है, आधे अधूरे का वर्षकाल मैंने अभी आपको करवाया है, तो कितना था? 1969 था। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी कट हो गया। उसके बाद है अंधा युग। ठीक है, तो अंधा युग का सॉरी मुझे थोड़ा याद नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि 1955 या 54 के समथिंग है, थोड़ा याद नहीं है मुझे। ठीक है, पर मैं इतना कहती हूँ कि ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पुराना वर्षकाल क्या है? 1981 है, और यहीं पर ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, ये सिर्फ 3-4 का याद करना, 3-4 क्वेश्चन का वर्षकाल याद करने से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अंधेर नगरी 1981 में, चंद्रगुप्त हमारा अभी किया है 1881 है, सॉरी। जो अंधेर नगरी है इसका वर्षकाल क्या है? 1881। चंद्रगुप्त का वर्षकाल क्या है? इसका वर्षकाल है 1931। ठीक है, अभी हमने किया है। और उसके बाद इसका मुझे थोड़ा याद नहीं है, तो आधे अधूरे का क्या है? 1969। ठीक है, तो मुझे इसका भी 100% याद है और इन तीनों का भी याद है, तो तब भी हम क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यदि अंधा युग का किसी का याद हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो उसके बाद प्रसाद के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जो प्रसाद के नाटक, देखो मैं बार बार कहती थी प्रसाद के नाटक आप अच्छे से कर लो, चाहे आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, आरोही क्रम पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। ठीक है, यदि मैंने आपको अच्छे से वो वीडियो देखी होगी तब भी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन प्रसाद के नाटकों को अच्छे से करवाया हुआ था, फिर भी मैं एक बार थोड़ा थोड़ा याद करवा देती हूँ। सबसे पहला नाटक जो उनका आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लेन पेज ही है, मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। सबसे पहला नाटक कौन सा आएगा? सज्जन आएगा, मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, और वर्षकाल भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था, 1910 में इसका सज्जन आएगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आएगा कल्याणी परिणय। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? कल्याणी परिणय, इसका नाटक आएगा कल्याणी परिणय। ठीक है, इसका वर्षकाल क्या है बताया था मैंने इसको आपका, इसका 1912। ठीक है, और वो ट्रिक भी मैंने आपको करवा रखी है। उसके बाद आएगा करुणालय, और ये हिंदी साहित्य का पहला क्या है? गीति नाट्य है। ठीक है, करुणालय, इसका वर्षकाल क्या है? 1912। उसके बाद नंबर 4 पे आएगा प्रायश्चित। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? प्रायश्चित आएगा। ठीक है, प्रायश्चित का वर्षकाल क्या है? 1913। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद आएगा राज्यश्री। ठीक है, नंबर 5 पे हमारा क्या आएगा? राज्यश्री आएगा, राज्यश्री। ठीक है, और राज्यश्री का वर्षकाल क्या है? मैंने आपको बताया था कि उसको राज्य कब मिला? 1915 में मिला। राज्यश्री के बाद आएगा विशाख, फिर क्या बढ़ गई थी उसकी? विशाख बढ़ गई थी। विशाख का वर्षकाल क्या है? 1921 है। फिर 1922 में क्या आएगा? अजात शत्रु आएगा, अभी हमने किया था, क्या आएगा? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, 1922 में आएगा। ठीक है, अजात शत्रु के बाद आएगा जन्मजय का नागयज्ञ, 1926 में आएगा जन्मजय का 1900। फिर उसके बाद आएगा कामना, कामना का वर्षकाल क्या है? 1927। फिर आएगा स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का वर्षकाल क्या है? 1928। ठीक है, 1928। और 1928 के बाद आएगा एक घूंट। ठीक है, तो
तो इसको यह एकांकी नाटक है, जो उसका एकांकी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। उसका वर्षकाल क्या रहेगा एकांकी एक गुंठ का 1930, ठीक है। किसका रहेगा, एक गुंठ का रहेगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या है, जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। फिर आएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, 1931 है। ध्रुव स्वामी का मैंने आपको बार बार बता दिया, 1933 है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से सारे रिकॉल हो गए होंगे। उसके बाद इनमें से कौन सी रचना गीति नाट्य है, अभी अभी मैंने करवाया है, क्या है, करुणालय क्या है, इनमें से एक गीति नाट्य है। उसके बाद भारतेंदु जी का कौन सी नाट्य रचना प्रहसन के अंतर्गत आती है, भारतेंदु के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी आती है, तो वो है अंधेर नगरी, और इसकी क्या है, एक रात में रचना की गई थी, ठीक है। उसके बाद ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध किससे है, तो किस समय की है जो ध्रुव स्वामी रचना है, वो किस समय की है, तो ऑप्शन सी गुप्त काल की कथा वस्तु का संबंध है, ठीक है। तो मोहन राकेश के नाटकों का रचना वर्ष आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मोहन नाटककार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि मैं करवाऊं या ना करवाऊं, यदि आपका एग्जाम नियर है तो इसके सभी नाटकों को अच्छे से सिक्वेंस में करके जाइए। सबसे पहले क्या आएगा, आषाढ़ का एक दिन आएगा, इसका वर्ष काल क्या है, 1958। आधे अधूरे का क्या है, 1969, ठीक है। लहरों के राजहंस का वर्ष काल क्या है, 1963, ठीक है। अब देखो तीनों का सीक्वेंस यदि आपको याद होगा तो आप अच्छे से लगा लोगे, ठीक है। अब देखो आषाढ़ का एक दिन, फिर इसके बाद है 1969, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लहरों का राजहंस 1963 में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी पे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन किस में होगा, 1958 में, तो मैंने आपको करवा दिया। लहरों के राजहंस होगा 1963 में, फिर आधे अधूरे 1969 में, और ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, वहाँ पर ये दोनों आ भी चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सीक्वेंस होगा, और सीक्वेंस को भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो इसके साथ ही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और आपको यहाँ से देखो एक क्वेश्चन से तीन चीजें सीखने को मिली। एक तो आपको यहाँ पर सीखने को मिला इसके वर्षकाल के बारे में पता चला, तीनों के वर्षकाल के बारे में। एक मोहन राकेश के तीनों नाटकों के बारे में पता चला, और आरोही क्रम में पता चला। इसलिए मैं ये क्वेश्चन बना के लेके आई हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन सीखने को मिले, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, इन नाटककारों की रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर पहला जो 8वां सर्ग है मैं करवा चुकी हूँ कि इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताया था आपको, ए का होगा ऑप्शन 3। जो 8वां सर्ग है वो किसकी रचना है, वो सुरेंद्र वर्मा की रचना है। उसके बाद है मिस्टर अभिमन्यु। मिस्टर अभिमन्यु किसकी रचना है, ऑप्शन बी का आंसर होगा हमारा, ए का हमारा 3 हो गया, तो बी का हमारा होगा 4, लक्ष्मी नारायण लाल की है। मिस्टर अभिमन्यु किसका, लक्ष्मी नारायण लाल की है, मिस्र की नहीं। यदि मिस्र देते तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो इसका क्या होगा, 4 होगा। अब हमारा आंसर आगे है सी। तो तिलचट्टा किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिलचट्टा रचना है वो किसकी है, तो ये होगी मुद्राक्ष की, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद बचा हमारा डी के लिए बचा एक बकरी, किसका, मैंने बकरी हो गया, और लड़ाई हो गया, ये किसकी नाटक हैं, तो ये किसके, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। तो हमारा आंसर देख लीजिए क्या होगा, ए का 3, बी का 4, और सी का 2, और डी का 1। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से आपको सभी के रचनाकार, नाटक और नाटककार के बारे में अच्छे से याद हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इन नाटककारों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। जो नाटककार हैं तो इनके बारे में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले नाटककार कौन है, हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद है, फिर हरिकृष्ण प्रेमी है, और फिर उसके सबसे लास्ट में आता है लक्ष्मी नारायण लाल आता है, ठीक है। मिस्र नहीं, लाल की बात कर रही हूँ, तो लक्ष्मी नारायण लाल आता है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का क्या कीजिए, चयन कीजिए। जो यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं और उनको रचनाकारों के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजमुकुट रचना है वो किसकी है, वो रचना है ऑप्शन, तो वो है गोविंद वल्लभ पंत की, ठीक है। किसकी रचना है, ए का आएगा यहाँ पर 4। फिर नील देवी हम अच्छे से जानते हैं किसकी रचना है, तो ये है ऑप्शन बी का आएगा 5, भारतेंदु की है। उसके बाद है शारदिया, बहुत ही फेमस नाटक है। शारदिया हो गया, कोणार्क का मंदिर हो गया, ठीक है, और राजा हो गया। तो ये किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की। सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, तो ठीक है, सी का हमारा आएगा 1, ठीक है। और उसके बाद बच गया आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं, तो कौन आएगा, मोहन राकेश, ठीक है। तो डी का आंसर आएगा हमारा 2। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, ए का 4, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ए का 4, बी का 5, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये सभी नाटककार और नाटककार के नाम आपको अच्छे, रचनाएं और नाटक अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला पूछा है, एकांकी दी हुई है, ठीक है, और इनको मिलान करना है हमें, ठीक है। तो मैंने आपको अभी अभी करवाया था, ठीक है। जो बादल की मृत्यु है वो किसकी एकांकी है, ठीक है, राम कुमार वर्मा की है। तो ए का 4 होना चाहिए, ठीक है। ए का 4, देखो ए का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है, पर हमें नहीं पता, ठीक है। जिसकी भी हमें याद है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हम जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो ए का 4 है, तो आंसर तो हमारा यही होगा, ठीक है। तो एक में ही ए का 4 दिया, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा। बी नीली झील किसकी रचना है, तो नीली झील मैंने बहुत अच्छे से याद किया है, धर्मवीर भारती की है, ठीक है। जो धर्मवीर भारती मैंने ऐसे किया, तो नीली झील के पास क्या है, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो धर्मवीर भारती के नाटक हैं, उपन्यास हैं, सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसको आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो अंधा युग हो गया, जैसे इसका नाटक है, ठीक है, सभी ये अपने अच्छे से याद रखने हैं, इसके उपन्यास भी, नाटक भी, ठीक है। तो नीली झील क्या है, इसकी एकांकी है। तो धर्मवीर भारती कहाँ जाते हैं, नीली झील पे जाते हैं। और बादल की मृत्यु मुझे अच्छे से याद है, राम कुमार वर्मा का है, ठीक है। यदि जो नहीं आता होगा, अंधी गली, अंधी गली किसकी रचना है, तो अंधी गली रचना है ऑप्शन 3 विनोद रस्तोगी, ठीक है। तो ये हम ऐसे यदि 2 का पता है फिर भी हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और बचा हमारा बहू की विदा, ये किसका होगा, तो उपेंद्र नाथ अशक का रचना होगी, ठीक है। बहू विदा किसकी रचना है, उपेंद्र नाथ अशक की है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए दिए गए कोड में से सही विकल्प चुने। नाटक दिए हैं, तो कबीरा खड़ा बाजार में कितना फेमस नाटक है, तो आप अच्छे से जानते हैं ये किसका नाटक है, तो आप देखते ही बता दोगे ऑप्शन के अंदर ये किसका नाटक है। तो ये नाटक था हमारा भीष्म साहनी का नाटक, और भीष्म साहनी के आपको सभी नाटक आपको अच्छे से आने चाहिए। तो जहां पर हमारा ए का 5 मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ए का 5 हमारा फर्स्ट में ही है, देखो यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल गया। चाहे हमें कोई एक या 2 आते हैं तब भी हम अच्छे से कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर आप अच्छे से फंसोगे, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र भी दिया हुआ है और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल भी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर कबीरा खड़ा, मिस्टर अभिमन्यु, ठीक है। यदि किसी को पता होगा मिस्टर अभिमन्यु किसका है, वो लाल का है, ठीक है। 2 का हमारा लाल वाला होना चाहिए। लाल कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में है। 2 का ऑप्शन हमारा डी था ना, तो ऑप्शन बी का 3, देखो 3 ही हमारा आंसर है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है, तो ऑप्शन डी बी का 3 मुझे याद था। लाल किसका है, तो लाल मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है, तो टी, ठीक है। बच्चे नया समाज और दस मेघ, ये जो इनके हैं वो आप अच्छे से सम्मिलित कर लेना, वो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। 2 के आधार पे भी मैंने अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया, तो आप भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित नाटकों के रचना काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें आरोही क्रम में लगाने हैं नाटककारों को। तो इनको सबसे पहला कौन सा आएगा, हमारा यहाँ पर रत्नावली है, ठीक है। रत्नावली से ही हम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, रत्नावली है, ठीक है। क्योंकि जो रत्नावली है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो सबसे पहले रत्नावली को देखते ही हम कर लेंगे, ठीक है। 4 बेचारे, आन का मान, ठीक है, और आधे अधूरे, तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित नाट्य कृतियों को रचना काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प पर चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें वो ढूंढना है कि सबसे पहला कौन सी रचना है, तो सबसे लास्ट की रचना कौन सी है, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली रचना होगी वो होगी हमारी विशाख। और विशाख क्यों होगी, क्योंकि जो ये बाद की रचनाएं हैं, शारदिया हो गया, ठीक है, और जो शारदिया हो गया, 8वां सर्ग हो गया, ये सुरेंद्र वर्मा की रचना सबसे बाद की है। विशाख क्या है, ये उसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद शारदिया है, वो उसकी रचना है, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम, और शारदिया सॉरी उसके जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अंधा युग है, फिर 8वां सर्ग है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण लाल कि इन नाटकों का रचना वर्ष काल आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम तभी अच्छे से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं यदि हमने एक एक रचनाकार की रचना को अच्छे से किया होगा। इसलिए मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो थ्योरी में पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमें रचना वर्ष हमें एक एक रचनाकार की रचना को करके ही कर सकता है। जब मैं आपको लक्ष्मी नारायण लाल की सभी रचनाएं करवाऊंगी तो आप इसको अच्छे से सिक्वेंस के अंदर लगा पाओगे। अब जब आपने लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाओं को किया ही नहीं है तो आप कैसे इसको लाइन में लगवा पाओगे, ठीक है। मैं एक क्लास में आपको लक्ष्मी
लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं करवाऊंगी, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को झट से कर लोगे। जैसे मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं सीक्वेंस में करवाई थी, तो आप कभी भी आप जयशंकर प्रसाद की वो वीडियो देखने के बाद रचनाएं किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप हमें 100% कहते हैं, आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सीधा हमें आंसर के ऊपर लेके चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रचनाएं हैं मैंने अच्छे से कर रखी हैं। सबसे पहले अंधा कुआं आएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप जो लक्ष्मी नारायण लाल है यहाँ पर इनकी रचनाएं देख लीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। अंधा कुआं इनकी रचना है, मादा कैक्टस इनकी रचना है, मिस्टर अभिमन्यु इनकी रचना है, सब रंग मोहरंग ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और सबसे पहले अंधा कुआं आएगा, फिर मादा कैक्टस, फिर मिस्टर अभिमन्यु, फिर सबरंग मोहरंग इनकी रचना आएगी, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को रचना काल आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करिए। अब यहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, अब यहाँ पर मिश्र पूछा गया है, तो मिश्र की रचना यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रचना होगी सन्यासी। मैंने इसकी सिक्वेंस में कर रखी है, वर्ष काल को भी कर रखा है, ठीक है। मैं सीधे आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। अब यहाँ पर आप कर लीजिए कि इनकी रचनाएं कौन सी हैं। सन्यासी को इसकी लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, संदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, वत्सराज की इसके लक्ष्मी नारायण मिश्र की, वित्सा की लहरें क्या है, लक्ष्मी नारायण की रचना है, ठीक है। आपको रचनाएं भी यहाँ से अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। मैंने आपको 200-300 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है बहुत कम समय में, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगे और बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।